नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे, फिर पटना पहुंच गए। दरभंगा में उन्हें अंबेडकर छात्रावास जाने से क्यों रोका गया और अंबेडकर छात्रावास जाने से रोका गया तो क्या उसका कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है? मुझे लगता है कोई भी सियासी दल जब सत्ता में होती है और वो किसी नेता के रास्ते को रोकने का प्रयास करती है तो वो उस नेता को छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाती है। आप राहुल गांधी को आपने रोका, राहुल गांधी किसी तरीके से वहां पहुंच गए। राहुल छोटे नहीं हुए बल्कि राहुल के कद को आपने और बड़ा कर दिया। लेकिन इससे भी अलग एक दिलचस्प पहलू है और वो पहलू ये है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना को खारिज करते हैं। सवाल यह उठता है कि तेजस्वी के जातीय जनगणना को खारिज करने वाले राहुल गांधी क्या अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करेंगे कि उनकी सरकार बनेगी तो वो तेलंगाना मॉडल पर ही जातीय जनगणना कराएंगे? आखिरकार इस बड़े मुद्दे पर आरजेडी से क्लियर कट अलग ओपिनियन रखने वाले राहुल गांधी किस तरीके से अपनी पार्टी को आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में बिहार में उतारेंगे, यह भी बड़ा गंभीर प्रश्न है। और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि बार बार राहुल गांधी का बिहार जाना, दलित छात्रों से इंटरैक्ट करना और उसके बाद दलित आइकन, जी हां, दलित के वो चेहरे जो कि महापुरुष रहे हैं, उनकी बात करना, उनके बारे में उनके ऊपर बनी हुई फिल्मों को देखना, तो दरअसल दलित को साधने का प्रयास, ओबीसी ईबीसी को जाति की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करना, क्या राहुल गांधी असली लड़ाई तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं? बड़ा सवाल है ये। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक दिखते हैं उससे एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि हिंदी बेल्ट में भी राहुल गांधी इन मुद्दों को हथियाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी है जिसके डर से भाजपा ने जातीय जनगणना की बात स्वीकारी है। अगर आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए बीजेपी मजबूर होगी और कांग्रेस आ गई सत्ता में तो संख्या के हिसाब से भागीदारी भी मिलेगा, ये हम इंश्योर करेंगे। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी के अति सक्रिय होने से तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है? कांग्रेस अभी तक तेजस्वी यादव को बिहार में नेता क्यों नहीं मान रही है? क्या कांग्रेस चुनाव से पहले भरपूर प्रयास कर अपनी जमीन टटोल लेना चाहती है? अगर कांग्रेस को लग जाता है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है तो क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को धता बता सकती है? क्या कर सकती है कांग्रेस, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आइए सुन लीजिए राहुल गांधी को और फिर उसका जवाब कैसे दे रही है बीजेपी, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगी की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया
हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। उसके विचारधाराओं के साथ चलने वाले लोग रह गए हैं इस बिहार के अंदर। स्थिति यह हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि आज उनके राष्ट्रीय नेता यदि आते हैं, फोन कर दिया यार, फोन करवाना यार। स्थिति यह हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि यदि उनके राष्ट्रीय नेता आते हैं तो उनके नेता को सुनने के लिए बिहार की जनता नहीं आती। नेता के अंदर कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता जिससे बिहार की जनता ये माने कि इनसे बिहार के किसी का भला होने वाला है। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं करती है कि वो कोई जनसभा कर सके और उसमें आम लोग आ सके। अभी आप लोगों ने देखा होगा, 1 महीने पहले की बात, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बक्सर आए थे, पूरा का पूरा मैदान खाली रह गया, कोई सुनने नहीं जाना चाहता। कांग्रेसियों से एक प्रकार से बिहार के लोग बहुत दूर हो गए, इसलिए परमिशन नहीं दिया क्या? नहीं, दूसरी बात नहीं कर रहा। और ये कांग्रेसी लोग के पास कोई बिहार के कल्याण के मुद्दे नहीं और ताकत भी नहीं तो राहुल गांधी आ रहे हैं, क्यों नहीं जनसभा का इन्होंने आयोजन कर लिया? कोई मैदान में जनसभा कर लेते हैं। हम लोग तो सब पार्टी को छूट दे देते हैं, सब पार्टी करता है, लोकतांत्रिक राज्य है और हम लोग तो विपक्षियों का भी सम्मान करते हैं। तो इन लोगों के पास ताकत, क्या करते हैं? अभी राहुल जी आएंगे तो बेगूसराय में 100 आदमी के साथ 200 मीटर पद यात्रा, पटना में आएंगे तो 100 आदमी के साथ संवाद, आज दरभंगा आ रहे हैं तो संवाद। यदि जनता आपके साथ है तो जनता के बीच में जाइए। जहां तक आपका जो प्रश्न है, उस प्रश्न के संदर्भ में जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वही जवाब मूल रूप से दे पाएंगे। तो मंगल पांडे कह रहे थे कि ये संवाद करते हैं, जनसभा क्यों नहीं करते? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर आए थे और पूरा का पूरा मैदान खाली रह गया था। राहुल गांधी को भी अपनी हैसियत पता है, इसलिए वो संवाद करते हैं। वो कुछ भी करते हो, सवाल ये उठता है कि उनका रास्ता क्यों रोका गया और उनका रास्ता रोक करके एनडीए ने हासिल क्या कर लिया? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप किसी भी नेता के रास्ते को रोकेंगे तो उस नेता के लिए आप दिख तो रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, पर उस नेता के कद को आप बहुत बड़ा कर रहे हैं। जो लोग उनको सुनना नहीं चाहते वही लोग उनको सुनने के लिए आगे आने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पॉलिटिकल इमैच्योरिटी क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? बहरहाल जो भी हुआ हो, लेकिन हम चर्चा इस बात पर जारी रखेंगे कि राहुल गांधी के मुद्दे कितने कारगर हैं और वो दरअसल किसके खिलाफ हैं? वो बीजेपी के खिलाफ हैं या अपने ही घटक दल आरजेडी के खिलाफ है? समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है उसके खिलाफ है? इन दिनों राहुल गांधी जातीय जनगणना की रट लगाए हुए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी कहते हैं आरक्षण होना चाहिए। ये वही पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया है। ये बदली हुई रणनीति का क्या मतलब है, इस बारे में बात करने के लिए हम चल रहे हैं अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक यादव जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय कुमार श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, रामबंधु बस जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमान का बिहार की बात में बहुत स्वागत है। आलोक यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के बदले हुए रूप को क्या आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल अपने घटक दलों से ही लड़ रही है, उसके वोट बैंक को ही हथियाने का प्रयास कर रही है? कांग्रेस बीजेपी के लिए थ्रेट कम और आरजेडी के लिए थ्रेट ज्यादा दिखाई पड़ रही है। क्या दिख रहा है आपको बिहार में? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी हो या इस देश की बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही दल, इनके पूर्व के एजेंडे को आप जब देखेंगे तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कभी पिछड़े दलितों के जो सवाल हुआ करते थे, संवैधानिक सवाल, रिजर्वेशन का मामला, जातीय जनगणना का मामला,
कभी स्पष्ट राय, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, इन्होंने कभी इन मुद्दों को एजेंडे के रूप में नहीं रखा अपने दल के अंदर। और ये समाजवादियों का आंदोलन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो कंसेप्ट था पिछड़ा पावे 100 में 60, ये लगातार आजादी के बाद से ये आंदोलन चलता रहा। कांग्रेस के जमाने में, हालांकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी इस देश में राज किया। काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट आया नेहरू जी के जमाने में, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर बाद के दिनों में ये डिमांड बढ़ती गई, पूरे देश में जागृति आई, समाजवादी लोग एकजुट हुए, जो सोशलिस्ट पार्टियां थी, फिर बाद के दिनों में लोक दल बनी, जनता दल बना, और इन तमाम पार्टियां जो सोशल जस्टिस की पार्टियां थी, भले उसका स्वरूप आज रीजनल स्वरूप हो जाए, हमारा स्वरूप एक राष्ट्रीय एजेंडे के तहत सब दिन लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। और उसमें चाहे वो लालू जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, रामविलास जी हो, शरद जी हो, ये तमाम इस देश के ये तमाम लीडर सामाजिक न्याय और सोशलिस्ट मूवमेंट की उपज है। और इन लोगों का एजेंडा ही रहा इस देश में कि सामाजिक न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक जो विशेष अवसर के संविधान हैं, संविधान में दिए गए सिद्धांत हैं, संविधान की धारा 15(4), 16(4), 401, 402, ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं, इतने लंबे समय तक इन्हें दबा के रखा गया। और कभी भी आरक्षण के मुद्दे पर जो इस देश की बड़ी पार्टियां थी, स्पष्ट राय नहीं रखी। उनका ये था कि कुछ जो खास वर्ग के लोग, उनका जो राजनीति पर वर्चस्व है, समाज पर वर्चस्व है, वो नाखुश ना हो, तो इसलिए उनके एजेंडे पर ज्यादातर इन लोगों ने काम किया। और जो ओबीसी के मुद्दे थे, 1931 में जनगणना हुई और उस आधार पर 52% आबादी उस जमाने में थी। और फिर जब मंडल रिपोर्ट आया, उसमें भी ये सवाल उठा कि जब जनसंख्या की गिनती ही नहीं है तो फिर रिजर्वेशन का क्या औचित्य है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के 11 जज ने निर्णय लिया और उस निर्णय में हुआ कि 50% से ज्यादा एबव रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और 27% मिला। आबादी हमारी 31 के जनगणना के आधार पर 52% है, रिजर्वेशन 27% मिला। तो ये जो मामला है, ये जो दूरियां बनी, फिर भी हम लोगों ने आंदोलन किया। शरद जी जैसे नेता आज नहीं है, जिनकी अहम भूमिका रही है, रामविलास जी की भी भूमिका रही है, लालू जी भी अगुवाई किए हैं, और ये तमाम जो लीडर थे हमारे, इन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। और आज स्थिति ये है कि यदि ये पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस मुद्दे को नहीं अपने एजेंडे में रखेगी तो ये नकारे चले जाएंगे। क्योंकि जिसका वोट बैंक है, जिसका वोट है, वो जग चुके हैं, वो अपने अधिकार के लिए सड़क पर लड़ाई नहीं, वह बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है, इस पे तो कोई विवाद है ही नहीं। पर विजय श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि जिनका वोट है उसी की बात होती रहेगी, तो सवाल यह है कि 50% आरक्षण तो है, अब इस आरक्षण को संख्या के हिसाब से बढ़ा भी देना चाहिए, ये भी बात होती है। अभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कोटा विद इन कोटा की बात की, क्योंकि अगर कोटा है और कोटे में कोटा इसलिए हो क्योंकि उसी जाति की कई सारी उपजातियां हैं जो पिछड़ जाती, जैसे एक रोहिणी कमीशन का भी हवाला दिया जाता है कि बहुत सारी जातियों ने, कुछ ऐसी जातियां जो खूब फायदा उठाया, बहुत सारी जातियां फायदा उठाने से वंचित रह गई। तो इस बात का विरोध चिराग पासवान ने कर दिया, वो विरोधी दल के साथ चले गए। सवाल ये मैं करना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस का जो बदला हुआ रूप है, वो बदलती हुई राजनीति के वजह से कंपल्सन है, या कांग्रेस ने हर प्रयोग करके देख लिया, अब उसको लगता है कि हिंदू को तोड़ने का एक तरीका यही है और इसीलिए अब हम इसी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यही राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण भी बने, जनेऊ भी पहने, अपना गोत्र भी इन्होंने बताया, पर कहीं हिट नहीं हो पाए। अब उन्होंने क्या किया है, तो भाई मुसलमानों के लिए आरक्षण, संख्या के हिसाब से आरक्षण, ये सारी बात करके उनको लगता है सत्ता तक पहुंचने का यही एक जरिया है। और इन दिनों बिहार यूपी में भी ये जोर से बोल रहे हैं।
तो आपको ये लगता है, जैसा आलोक जी कह रहे थे कि ये आंदोलन समाजवादियों का है, तो भाई बिहार और यूपी में जो समाजवादी लोग हैं वो कांग्रेस की घटक दल तो है, लेकिन कांग्रेस जितना बढ़ चढ़ के बोल रही है, तो ये खतरा आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव के लिए है, अखिलेश यादव के लिए है? बोलू पंकज जी 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 आपको बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। श्री आलोक जी जितनी बातें बोल रहे हैं वो इतिहास में दर्ज है और बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आरक्षण के इश्यूज पे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में सभी राजनीतिक दलों में एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या आपको लगता है कि बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी जो आत्मनिरीक्षण आधारित जो बातें होनी चाहिए आरक्षण पे, वो किसी भी दल के नेता करते हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा एजुकेशनल प्रोफाइल बहुत ऊंचा है, चाहे हम किसी भी दल में हो, तो अपने प्रोफाइल के हिसाब से हम बात करते हैं क्या? जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के सुटेबिलिटी के तहत हम अपनी बात को रखते हैं, जो हमारे इमेज को भी प्रभावित कर देता है। यही तो सच्चाई है। अब राहुल जी जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और राहुल जी के जो फॉलोअर हैं उनको लग रहा है कि राहुल जी सही कर रहे हैं, राहुल जी के जो फॉलोअर नहीं है उनको लग रहा है कि गलत कर रहे हैं। रही बात तेजस्वी जी की, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए के बाद यदि सबसे ज्यादा कोई पावरफुल और जनाधार वाली पार्टी है बिहार में तो आरजेडी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो जो आरजेडी का जो संख्या बल बिहार विधानसभा में रहा, और निश्चित रूप से जो आने वाला जो आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें उसी के अनुरूप आरजेडी का संख्या बल होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब ये बहुत बेईमानी की बात है कि महागठबंधन की भी बात होती है, और तेजस्वी जी की पार्टी का जो बिहार में दबदबा है, जो उसका जनाधार है, उसके आधार पर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने में कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। सच्चाई ये है कि जो भारत की राजनीति का इतिहास है, जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो इस प्रत्याशा में रहती है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे कुछ गलतियां होंगी, पॉलिटिकल कुछ डैमेज उनका होगा, तो कांग्रेस नहीं, ऑटोमेटिकली ठीक है, सत्ता में आ जाएगी। पॉलिटिकल डैमेज होगा ये तो सारी पार्टियां करती है, पर जो कांग्रेस का यू टर्न है राम बंदोबस्त जी, जनता क्यों भरोसा करेगी? राजीव गांधी 90 मिनट तक आरक्षण के विरोध में बोलते रहे। सवाल ये है कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते रहे, अब वही लोग कहते हैं कि संख्या के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। क्या आपको लगता है बिहार की जनता राहुल पे भरोसा करेगी? और राहुल का ये कदम तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को पूरा क्रेडिट देते हैं कि भाई जातीय जनगणना के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हुए तो ये कांग्रेस के डर से किए, हमने कहा इसलिए डर गए वो। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस तो 2023 से बोलना शुरू की है, जब से वो नीतीश कुमार ने कुछ पाठ पढ़ाया और उसके बाद राहुल गांधी को समझ में आ गया कि जातीय जनगणना की बात क्यों करनी चाहिए, पर लोग क्यों भरोसा करेंगे? देखा जाए जी, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो बार बार बिहार में आके बोलते हैं कि वो तेलंगाना की तरह जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2023 में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था कि अगर सरकार बनती है तो बिहार की तरह जातिगत सर्वे करवाएंगे। तो बिहार का जो जातिगत सर्वे था वो दूसरे राज्यों के चुनाव के समय तो राहुल गांधी उसकी अहमियत समझते थे, लेकिन जब बिहार का चुनाव हुआ तो वो उनको फर्जी लगने लगा, और सबसे बेस्ट जो जातिगत जनगणना हुआ वो तेलंगाना का उनको लगने लगा। तो इससे तो तय है कि राहुल गांधी की जो असली लड़ाई है वो अपने ही सहयोगी पार्टी आरजेडी से है। इसमें मुझे लगता है कि अब किसी को भी ये दुमत नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी एक लड़ाई अपने सहयोगी पार्टी से कर रहे हैं बीजेपी के साथ साथ, या बीजेपी से ज्यादा बड़ी लड़ाई उनकी आरजेडी के साथ है। और केवल आरक्षण ही नहीं, आप देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों में वो कौन सा मुद्दा है जिसपे कांग्रेस और आरजेडी दोनों सहमत हैं।
ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारे कार्यकाल का मतलब है जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे, उस दौरान 7 लाख लोगों को नौकरियां दी गई थी। इसको जनता में के बीच में जाना है और कहना है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज को कह रही है कहीं? तो जो तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, उस समय जो नौकरियां बांटी गई, वो भी मुद्दा कांग्रेस पार्टी जनता के बीच नहीं ले जा रही है। बीपीएससी का मुद्दा हुआ, बजट जो यहाँ पेश हुआ बिहार सरकार के द्वारा, वहां भी आरजेडी से बिल्कुल अलग थी कांग्रेस पार्टी। तो इतना तो तय है कि हर मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच एक दूरी है और आपसी टसल भी है, आपसी रार भी है। और जहां तक आरक्षण का मुद्दा है, केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। उससे पहले तो मनमोहन सिंह की सरकार रही थी और उसमें लालू यादव भी शामिल थे। लालू यादव उसमें बहुत प्रभावशाली मंत्री हुआ करते थे। उस समय तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे इस तरह के जातिगत जनगणना नहीं, वो सारी बात ठीक है। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस कह तो रही है कि हम तेजस्वी जी के साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं, लेकिन काम सब वही कर रही है जो आरजेडी के विरोध में? भाई, बीजेपी से लड़ाई तो सबको पता है, लेकिन दरअसल कांग्रेस लड़ाई अब बिहार और उत्तर प्रदेश में तेजस्वी और अखिलेश यादव के विरोध में लड़ रही। प्रियदर्शी रंजन, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जमीन ही खिसकाने में लग गई है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल अपने क्लियर स्टैंड पर है। मैसेज क्षेत्रीय पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं। मैसेज शायद तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं, शायद अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वे क्षेत्रीय पार्टियों को ध्वस्त करना चाहते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ है, क्षेत्रीय राजनीति के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल स्पेस है वो क्षेत्रीय पार्टियों ने ले रखा है, और जब तक ये क्षेत्रीय पार्टियां जिंदा रहेंगी, सांस लेते रहेंगी, तब तक कांग्रेस का भविष्य सुनहरे दौर में नहीं पहुंचेगा जो कभी हुआ करता था। तो इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें गाहे बगाहे प्यार से, ताकत के साथ मैसेज दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी देखिए, तेजस्वी यादव के मैं इसलिए कह रहा हूं कि वे मैसेज नहीं समझ पा रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो बार बार राहुल गांधी ने नीचा दिखाने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने वीटो पावर लगा दिया, कहा कि नहीं, सीएम फेस का अभी बात नहीं होगा, बाद में बात करेंगे। और इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी, बिहार की धुरी कही जाने वाली आरजेडी कुछ नहीं कर पाई राहुल गांधी के वीटो के खिलाफ। राहुल गांधी जैसा चाह रहे हैं बिहार में, उस तरीके से आरजेडी को नचा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, बनाना पड़ रहा है। फला नेता आएंगे, राहुल गांधी की चाहत है कि ये आएंगे तो आएंगे। आरजेडी कुछ नहीं कर पा रही है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लालू यादव अस्वस्थ हैं। नहीं, अस्वस्थ हैं, तो बिल्कुल मैं चाहूंगा आलोक जी आए, आलोक जी बोले। आलोक जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस आरजेडी के लिए गड्ढा खोद रही है? कांग्रेस वो सब कुछ कर रही है जिससे आरजेडी कमजोर हो। दरअसल कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया है कि उसको लग रहा है मुसलमान तो अब हमारे वोट बैंक बन गए हैं, दलित भी हमारी तरफ रविदास आ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद दलितों का एक रुझान हमारी तरफ हुआ है। सवाल ये उठता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस की नज़र है। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय दल, चाहे आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसके लिए खतरे की घंटी है। दरअसल राहुल जो गड्ढा खोद रहे हैं तो वो तेजस्वी का खोद रहे हैं, वो अखिलेश यादव का खोद रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये कहीं से भी इसमें सच्चाई नहीं है पंकज जी। राहुल गांधी ने जो हम लोगों का एजेंडा है, जिस इशू को मैंने पहले रेज किया, उस इशू को उन्होंने क्या, इवन नरेंद्र मोदी जी भी इस चुनाव के पूर्व, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी की जातीय जनगणना कराऊंगा। एकदम उनका क्लियर कट स्टैंड था। और वोट लेने के बाद फिर पार्लियामेंट में उसके नित्यानंद राय जी मुकर गए पार्लियामेंट में, जब जवाब देने की बात आई। और ये जातीय जनगणना का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, ये तमाम संवैधानिक मामले, कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग मानने वाले हैं, चाहे जो भी पार्टी है, आज हो कल हो, जनता के दबाव में ये बहुसंख्यक जो 85% 90% लोग हैं, इनका जो एजेंडा, ये कोई खैरात में दिया गया एजेंडा नहीं है।
ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, डाला पर है। आलोक और जी, आज तक आलोक हमें जी, गर्व आलोक पड़ा जी, है कि अभी आलोक तक जी, आलोक जी, मैं आपको जानकारी में दे दूं, इसका विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया है, इसका नहीं, विरोध कहीं भी सरदार नहीं। पटेल ने भी किया है। जातीय सरदार जनगणना पटेल किए 1931 हों, के बाद ये इसलिए संविधान नहीं हो पाया क्योंकि तभी बाबा साहब अम्बेडकर खुद नहीं चाहते थे। ये बात जान ले, ये रिटर्न, नहीं है। हाँ, ये एक बीमार व्यक्ति को खड़ा करने का, स्वस्थ करने का, जो समाज में हजारों वर्षों से पीड़ित समाज था हमारा, शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित भाई, अस्पृश्य लोग, जिसको पानी पीने नहीं का नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स की तो शेड्यूल ट्राइब्स की गणना तो होती रही है ना, लेकिन हम आपको बताएं कि समाज हमारा जातियों में नहीं बटे, इसका विरोध कांग्रेस के सभी नेता किए हैं। पंकज जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की गणना राष्ट्रीय जनगणना के साथ आरंभ हुई, संविधान लागू होने के बाद, तो उसी समय हमें भी ये मिलना चाहिए, हमारी भी गिनती होनी चाहिए। 31 में गिनती हुई, 41 में गिनती हुई, और बाद के दिनों में नेहरू मंत्रिमंडल से बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन भी इसीलिए किया, हिंदू कोड बिल और ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले पर। इस चीज को प्रकाशित नहीं होने दिया गया, लोगों के जानकारी के अभाव में लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये ओबीसी का मामला आज से नहीं चला रहा। मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ, सर्वदलीय कमेटी में मनमोहन सिंह की सरकार से पहले नरसिंह राव की सरकार थी, सर कांग्रेस की सरकार में भी ये सर्वदलीय रूप से कैबिनेट में डिसीजन हुआ कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, कराई भी गई, जातीय सर्वे करके कराया गया, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। मैं इसीलिए आरंभ में भी कह दिया कि जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां इस देश की है, वो नहीं चाहती है कि इन मुद्दों पर कोई चर्चा हो, ये मुद्दे इस देश में लागू हो, बहुसंख्यक के जो मुद्दे हैं, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं। तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का बहाना बनाकर, और बिहार में जहां तेजस्वी जी का सवाल है और राहुल गांधी अभी पूर्ण रूप से अपने एजेंडे को बदलकर जो बहुसंख्यक लोगों की आवाज है, उस आवाज को उन्होंने पूर्व के कांग्रेसियों से बितर अलग होकर इन्होंने देखा इस जमीन की सच्चाई को, उत्तर भारत की सच्चाई को, देश की सच्चाई को। यही लोग तमिलनाडु में जाते हैं, लंबे समय से डीएमके की सरकार है, रिजर्वेशन वहां 67% रिजर्वेशन है, क्यों नहीं विरोध करते हैं, क्यों नहीं हिम्मत जुटाते हैं तमिलनाडु में आज लंबे समय से, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्यों नहीं वहां की सरकार को बदल पाते हैं। तो ये मामला ऐसा है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सारे लोगों को इस मामले पर, यह नेशनल मुद्दा है और इस मुद्दे पर सारे लोग एकजुट है। और मैं बधाई जरूर दूंगा बीजेपी के लोगों को कि कम से कम नरेंद्र मोदी ने इस चीज का ऐलान किया, और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी, और इसमें तेजस्वी और आरजेडी और कांग्रेस के दौड़ाव का कहीं दूर दूर तक मामला नहीं है। भले ये मीडिया के लोग कुछ स्लीपर से इधर भी हैं उधर भी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये पार्टियां, सेकुलर पार्टी और सोशल जस्टिस की पार्टी एक साथ आके बिहार की लड़ाई लड़े। उन्हें ये हो गया है एहसास कि जब ये ताकत एकजुट होकर लड़ेगी तो सांप्रदायिक ताकत, जातिवादी ताकत इस राज्य में निश्चित रूप से पराजय उनकी होगी। इसलिए राहुल जी का या तेजस्वी जी का कहीं कोई डिफरेंसेस का आरजेडी से कोई मामला नहीं। हर पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है, हर पार्टी चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब्स हैं, ओबीसी है, वो लोग हमको एक्सेप्ट करें। तो उस प्रयास में कांग्रेस पार्टी है, ये कोई अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। और इससे राजद के नेताओं पर नहीं, आपने एक बात बताइए, मुझे लगता है विजय श्रीवास्तव जी आएंगे, अगर दुराव नहीं है तो फिर तेजस्वी जिस जातीय जनगणना कराने का क्रेडिट ले रहे हैं कि नीतीश के साथ थे हम और इसलिए जातीय जनगणना हो पाया, तो उसको खारिज क्यों कर दे रहे हैं राहुल गांधी? वो क्यों कह रहे हैं तेलंगाना मॉडल पर हम जातीय जनगणना कराएंगे? विजय कुमार श्रीवास्तव जी, आप ये बताइए कि राहुल गांधी खारिज क्यों कर रहे हैं? यानी तेजस्वी द्वारा किया गया जातीय जनगणना राहुल गांधी को पसंद नहीं है। हाँ पंकज जी, हम बहुत ईमानदारी के साथ कुछ बात को कहना चाहेंगे कि आरक्षण आधारित जो एटीट्यूड और विजन आदरणीय अंबेडकर साहब का था या सरदार पटेल जी का था, क्या उसी मानसिकता के तहत या उसी सिद्धांतों के तहत देश की विभिन्न राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी बात को करते हैं क्या? यदि करते तो समाधान क्यों नहीं निकलता?
रही बात मनमुटाव की, तो हम आपको बहुत दावे के साथ कहते हैं, और पंकज जी आप भी इसको स्वीकारेंगे, देश के प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति स्वीकारते हैं, महागठबंधन की बात हो या एनडीए की बात हो, एनडीए में जितने भी दल हैं सब एक दूसरे के शुभचिंतक अंदर से नहीं हैं, दिखावे में सब एक हैं, सब एक दूसरे के साथ भीतरघात करते हैं। और महागठबंधन में चाहे आरजेडी, कांग्रेस या और भी जो दल हैं, उनकी भी स्थितियां वही हैं। भावनात्मक रूप से तो कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, सब अपने कैरियर के चलते साथ में चुनाव लड़ते हैं, जीत गए तो ठीक है। फिर अब जहां तक आप बात कर रहे हैं वो राहुल जी का और तेजस्वी जी का, वो आप जिस भावनाओं से और जिस उद्देश्य से आप पूछ रहे हैं उसमें वो सच्चाई है, 100% सच्चाई है। जैसा अभी हमारे मित्र आलोक जी कह रहे थे कि वैसी बात नहीं है, तो इस तरह के मुद्दे पे जितने भी राजनीतिक दल हैं, यदि एनडीए के किसी से पूछा जाए कि भाई आप लोगों में आपसी प्रेम भाव है, तो कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल है, सवाल ही नहीं उठता है। महागठबंधन वाले लोग भी यही बोलते हैं। लेकिन देश की सच्चाई है, देश की राजनीतिक समीकरण की सच्चाई है कि जितने भी गठबंधन बनते हैं, वो गठबंधन में शामिल सभी दल ईमानदारी के साथ एक दूसरे के शुभचिंतक नहीं होते हैं, सब दांव पेच में लगे रहते हैं। जहां हमको मौका मिला हम अपना सर ऊंचा कर लें, अपना फिगर ऊंचा कर लें और अपनी सरकार को हम बना लें, यही सच्चाई है। राहुल जी तो उसी फिराक में है और इसमें कहीं दो राय नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, उसका जो पूर्व का इतिहास है कि जो सत्ताधारी दल यदि डैमेज हो गई, किसी तरह से विकलांग हो गई, बीमार पड़ गई, यदि सत्ता परिवर्तन की बात होती है तो कांग्रेस को उसका फायदा होता है। बिहार में चुनाव है और आगे भी दूसरे प्रदेशों में है, तो उसमें तो अपनी संभावना को तलाशेंगे ही, वो अपने पार्टी के हित में ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि आरजेडी का जो बिहार में शेप है, उस शेप को ना राहुल जी बिगाड़ सकते हैं, ना एनडीए बिगाड़ सकती है। सरकार भले किसी की बन जाए, आरजेडी की जो राजनीतिक ताकत है और उसको कन्वर्ट करने में एमएलए की संख्या में आधारित जो ताकत है, उस ताकत में आरजेडी की ताकत में कमी नहीं आएगी। उसका एक बड़ा आप समझिए कि उसकी जो ताकत है, जातीय ताकत कह लीजिए, राजनीतिक ताकत कह लीजिए, जितने भी दल हैं देश में, सब तो जातिगत आधारित बातें ही करते हैं। उसी आधार पर चुनाव होता है, उसी आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन नहीं जानता कि भाजपा में किस जाति को विशेष टिकट दिया जाता है या दूसरे दल में किस जाति को विशेष टिकट दिया। ये तो कटु सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसमें तो खुल के बात करना चाहिए। लोग उसमें क्यों मतलब छुपा नहीं, ठीक है, पर एक बात बता दें विजय श्रीवास्तव जी, भाजपा में ओबीसी ईबीसी को ज्यादा टिकटें दी जाती हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को ज्यादा टिकटें दी जाती हैं। अगर आप उस तरीके से अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी भी आरजेडी यादवों को ज्यादा टिकट देती है, ये स्टैटिस्टिक्स बताता है। ये मतलब मैं कोई और देखिए, मेरा ये मानना है कि हर चीज आप जाति के भी आधार पर करें तो ये भी मेरिट को वंचित करता है, मेरा ये भी मानना है। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि भाई जातीय जनगणना कराइए, आरक्षण दीजिए, पिछड़े को आगे लाइए, ये जरूर सही बात है, ये करना चाहिए, लेकिन इसका समीक्षा भी होना चाहिए। समीक्षा इसलिए आज से होना चाहिए कि मान लीजिए ओबीसी का रिजर्वेशन है और 4 जाति खूब फायदा ले रहे हैं और बाकी 17 जाति फायदे में बहुत पिछले पायदान पर है, तो वो बेचारे कब ऊपर आएंगे? जब 4 जातियों की संख्या बढ़ गई है और उनमें बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है, तो बाकी जो 16-17 जातियां या और भी जातियां हैं जो पीछे रह गई हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको तो मिलना चाहिए। ये भी तो सवाल उठता है। इसलिए आप कई जगह पर देखेंगे, जैसे राजस्थान का मीना जाति है, शेड्यूल कास्ट में आप देखिएगा कि हर जगह आपको मीना नजर आएंगे। तो ऐसे कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिसकी आवाज मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कई सारे वैसे ही राजनीतिक विश्लेषक, थिंकर कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, और ये सारे शेड्यूल कास्ट ईबीसी जाति के थिंकर ही इस तरह की डिमांड करते हैं। देखिए, जहां तक मैं अंबेडकर जी की बात कर रहा था, वो जातीय जनगणना के समर्थक थे, लेकिन वो जातिवादी प्रथा के विरोधी थे। अगर जातीय जनगणना को अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो फिर कास्ट जातियों में बंटता है, विभक्त होता है, और इसके जबरदस्त विरोधी थे
अंबेडकर। पर सवाल यह है कि कांग्रेस में और सारे नेता जातीय जनगणना नहीं चाहते थे, तभी तो 51 में नहीं हो पाया सेंसस। बात तो यह है ना, और राहुल गांधी ने खुलेआम एडमिट किया कि हमने पिछड़ों को छोड़ दिया, हम दलित, मुसलमान, ब्राह्मण के चक्कर में रह गए और ओबीसी को हमने छोड़ दिया। अब वो नंबर गेम में देखते हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई, इसीलिए उन्होंने 2023 से यू टर्न ले लिया। सवाल ये है रामबंधु वत्स जी कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक कैसे हो सकते हैं? बड़ी बात यह है, और एक होने की बात भी कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की जमीन खींचने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान मेरा कि मुसलमान मेरा, इसकी बात हो रही है। ओबीसी मेरा कि ओबीसी तुम्हारा, इसकी बात हो रही है। अगर सही में एकजुटता रहती, आलोक जी आप हाथ उठा रहे, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, तो तेजस्वी को नेता क्यों नहीं मान रही है कांग्रेस? क्या दिक्कत है? अगर सही में सब कुछ ठीक है तो बिहार में तेजस्वी को जाति जनगणना का क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल? तेजस्वी जी ने इतना काम किया है। जी हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जातीय जनगणना पर डिबेट काफी हो रहे हैं। इस पर डिबेट क्यों नहीं हुआ आज तक कि 50% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर 10% जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। और जो जनरल कैटेगरी है, जातीय जनगणना होगी तो जिसको 10% रिजर्वेशन, उसकी आबादी भी 10% है इस देश में, और 10% जिसकी आबादी उसको 10% हिस्सेदारी, और 48 घंटे में वो इम्प्लीमेंट हो गया सारे इंस्टीट्यूशन में, पूरे देश के सभी नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में। और आज जब रिजल्ट आप देखेंगे तो इस रिजर्वेशन से 10% रिजर्वेशन जो किया गया है बिना किसी कास्ट सेंसस के, और कास्ट सेंसस होगा तो सवर्णों या जनरल कैटेगरी के लोगों की भी आबादी गिनी जाएगी, और उसके कितने लोग किस जॉब में है, किस कैटेगरी में है, सोशल एक्टिविटीज में उसका क्या एक्टिविटीज है, एजुकेशन में क्या परफॉर्मेंस है, नौकरी चाकरी, सारे विषयों में चर्चा हो जाएगी कि कौन किसका हक मारी किया। आपने डिबेट कराया कि ओबीसी में बड़ी जातियां हैं, कुछ लोगों का हक मारे, लेकिन सवर्णों में जो 3-4 जातियां हैं उसके रिजल्ट को आप यूपीएससी के रिजल्ट को देखेंगे, बीपीएससी के रिजल्ट को देखेंगे तो वहां भी ब्राह्मण है, राजपूत है, कायस्थ है, और कई मुस्लिम सवर्ण भी हैं उसमें। तो उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें भी तो लगता है कि 60% जगह सिर्फ एक जाति के लोगों ने कब्जा करके रखा। इस चीज पर कभी डिबेट नहीं होता, और ये डिबेट का मुद्दा नहीं। तो जातीय जनगणना होने से ये फायदा होगा कि जिसका जो है शेड्यूल कास्ट को जनसंख्या के आधार पर, देखिए आलोक जी मैं जातीय जनगणना का विरोधी नहीं हूं। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बात आपके सामने रख रहा हूं। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं एंकर के रोल की भूमिका में हूं। मैं पक्ष में क्या बातें होती हैं, विपक्ष में क्या बातें होती हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोनों पहलू आपके सामने रख रहा हूं। तो ये भी एक इशू है ना सर, हाँ। इस इशू को आप ओबीसी के सामने लाते हैं, वही इशू तो जनरल कैटेगरी में है, सेम इशू है। आप रिजल्ट को देखिए, यूपीएससी के साथ लेटेस्ट रिजल्ट जो अभी आई है यूपीएससी का, उसको आप देख लीजिए। वो देखिए, ये हमें जातीय जनगणना के मेरिट पे ये प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ये है कि जातीय जनगणना का क्रेडिट राहुल लेना चाह रहे हैं, तेजस्वी को पीछे छोड़ देना चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं ये तो मेरा एजेंडा था, ये तो मैंने करवाया है। तो मैं यही बात तो कह रहा हूं कि आखिरकार क्रेडिट किसको देगी जनता? पंकज जी, मैं ये कह रहा हूं कि सर्वदलीय कमेटी गई थी बिहार से, कैबिनेट के डिसीजन के बाद नीतीश जी के नेतृत्व में आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, सारे लोग एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप अपनी सुविधा मुताबिक राज्यों की सरकारें जो है वो गणना करा सकती, तो उसके मुताबिक वो गिनती हुई। लेकिन ये असली गणना तो भारत सरकार को करानी थी। उसी समय हम लोगों का ये मानना है कि उस समय इस इशू को रेज करना चाहिए था कि ये इशू जब भारत सरकार का है तो राज्य सरकारें क्यों इसमें खर्च वहन करेगी। ये तो एक मामला है, जो जनगणना होगा नेशनल सेंसस, उसी में एक कॉलम बनाना है, SC ST का जैसे कॉलम है उसी तरह ओबीसी का कॉलम नहीं। इसी का काउंटर लॉजिक है ना कि 4 से 14 तक लालू प्रसाद
की मदद से सरकार चलती रही, यूपीए की रामबंधु बस जी, लालू जी क्यों नहीं करा पाए? लालू जी भी तो नहीं करा पाए, मुलायम सिंह भी तो नहीं करा पाए, तो बीजेपी को कैसे एक्यूज कर देंगे? बात यह, बीजेपी वाले ये लॉजिक तो देते हैं ना भाई, ओबीसी इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक स्टेटस तो बीजेपी ने ही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी हर सभा से कहते हैं कि भाई ओबीसी को हमने क्या नहीं दिया, तो उसको ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बीजेपी ने दिया। अब यही बात बीजेपी कहती है कि तुमसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हमने बनाया है, देख लो कितना प्रतिशत हमारे गवर्नमेंट में ओबीसी मिनिस्टर हैं, ये बात बीजेपी कहती है। अब बीजेपी ये भी कहेगी चुनाव में कि जातीय जनगणना भी हम ही ने कराया। सवाल यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी कितनी बार माफी मांगेंगे? 11-12 में वो ऑर्डिनेंस फाड़ सकते थे जो लालू जी के लिए आया था, तो यही राहुल गांधी उस समय जातीय जनगणना क्यों नहीं करा पाए? सरकार तो इनकी बात मानती है ना भाई। मनमोहन सिंह को पपेट पीएम लोग बुलाते थे ना, ये मैं नहीं बुला रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, मैं बहुत हाई रेट करता हूं मनमोहन सिंह को, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, पर उनके लिए कई सारे लोग कहते थे ना कि नाम के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, असली पीएम, सुपर पीएम मैडम सोनिया हैं या राहुल गांधी। और राहुल गांधी एक एमपी होते हुए उन्होंने कैसे ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था? अगर सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थे तो कैसे फाड़ दिया था? तो ये सवाल तो उठेगा कि 4 से 14 तक में राहुल गांधी को क्यों नहीं होश आया, या क्या उनको उस समय समझ नहीं थी? अब कितनी बार माफी मांगेंगे? राजीव गांधी ने विरोध किया, इंदिरा गांधी ने विरोध किया, नेहरू जी ने विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया, या इसको एबियंस में रखा, डोल ड्रम में रखा। अब राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि 15वें साल भी उनकी सरकार नहीं आ रही है, तो अब समझ में आ गया कि जब तक हिंदू को तोड़ोगे नहीं तब तक सत्ता से जुड़ोगे नहीं। रामबंधु बस जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मनमोहन सिंह के अध्यादेश को सार्वजनिक मंचों पर राहुल गांधी फाड़ा करते थे, और उस सरकार में मुलायम सिंह का भी सहयोग था और लालू यादव का भी सहयोग था। लालू यादव तो बेहद प्रभावशाली उस सरकार के गठन में भी थे, और जो मनमोहन सिंह का जो प्रथम कार्यकाल था उसमें तो लेफ्ट की पार्टियां भी थी। अभी जो ये चर्चा चल रही है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस, वो आरक्षण को उस तरीके से नहीं लेती है, तो लेफ्ट भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो और एक और बड़ी बात है कि जैसे बिहार में ओबीसी का जो वर्गीकरण हुआ है, यानी ओबीसी पिछड़ा और अति पिछड़ा, तो देश के मुश्किल से 4 या 5 राज्यों में ही ओबीसी का वर्गीकरण हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र आदि है, और शेष राज्यों में तो ओबीसी में वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। यानी कई राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ आदि जो राज्य हैं, वहां पे पिछड़ा और अति पिछड़ा का तो गणना ही नहीं हुआ है। तो इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन ओबीसी में वर्गीकरण अभी तक हुआ ही नहीं है। 4-5 राज्यों को छोड़ के तो ज्यादातर राज्यों में तो ओबीसी में कौन अति पिछड़ा है, इसकी तो कोई संवैधानिक गणना ही नहीं हुई है। इसीलिए तो ये रोहिणी कमीशन बना है। अब रोहिणी कमीशन बनेगा, रोहिणी कमीशन का जब रिपोर्ट आएगा, जब लागू होगा, तो पूरे देश में ओबीसी का वर्गीकरण होगा, और फिर ये जो पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर के जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान होगा वो लागू होगा। दूसरी बात है कि जो आरक्षण के पीछे जो संविधान की जो आत्मा है, वो जो जिसे आप सामाजिक न्याय कहते हैं, वो ये है कि जो पीछे छूट गया या पीछे छूटा हुआ है उसको आगे लाएं, और उसमें जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो लंबे समय से पीछे छूटी हुई थी। तो अगर आप उसकी आत्मा की बात करेंगे तो फिर क्रीमी लेयर के सिद्धांत को भी तो मानना चाहिए। जो रिजर्वेशन लेकर के आगे बढ़ गए हैं, तो फिर उनको तो अपने छूटे हुए भाइयों के लिए भी एक स्पेस देना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आरक्षण का जो जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, वो केवल चुनावी लाभ के लिए ही हो रहा है, न कि सामाजिक न्याय के लिए। आप देखें कि अगर आप रिजर्वेशन लागू हो, अगर मान लेते हैं कि मंडन कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाए, 60% रिजर्वेशन लागू हो जाए, लेकिन अगर उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो जाए, या ये प्रावधान हो जाए कि जो रिजर्वेशन का लाभ एक बार ले चुका है वो दोबारा ना ले, तो फिर क्या मजमा होगा? तो फिर एक रिजर्वेशन के तहत आप जिन जातियों को लाभ दे रहे हैं, बार बार लाभ दे रहे हैं, एक वहां भी तो एक अगरा और पिछड़ा जैसा एक वर्गीकरण हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से आरक्षण जिस तरीके से जो बात
अभी चल रही है, उसका एक जो चुनावी गणित है उसी को लाभ करने के लिए है। वही मुख्य उद्देश्य है, न कि इसके पीछे का जो सामाजिक न्याय है वो है। और राहुल गांधी, और जहां तक बात राहुल गांधी और आरजेडी में है, राहुल गांधी अब सिर्फ हर उन मुद्दे को, जो मुद्दा विपक्षी पार्टियों का रहा है, हर उन मुद्दों को वो बहुत झपट रहे हैं और उस पे वो बिल्कुल आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गुजरात के विधानसभा चुनाव 2000, अगर आप 19 के पहले का जो चुनाव था गुजरात का, वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा बनाए थे। तो अब उसी तरीके से वो अपने सहयोगी पार्टियों का जो मुद्दा है, कभी वो बीजेपी का मुद्दा छीने, अब अपने सहयोगी पार्टियों का मुद्दा छीन रहे हैं। और जहां तक बात आरजेडी का है, यही तो एक बात है कि केवल आरक्षण का ही मुद्दा नहीं है। देखें कि आरजेडी के किस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी में सहमति है। किसी भी मुद्दे में नहीं, चाहे नौकरी देने का मुद्दा हो, पलायन का भी मुद्दा हो। अगर पलायन के मुद्दे को आरजेडी आगे बढ़ाती है तो फिर उसी मुद्दे को घुमा फिरा के शिक्षा न्याय यात्रा के रूप में कांग्रेस करती है। यानी मुद्दों को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस में तनिक भी सहमति नहीं है, और यही दिखलाता है कि दोनों में दूरी है। कांग्रेस ये चाहती है कि वो एक मैसेज दे समाज को कि महागठबंधन के अंदर यादव छोड़ के जो भी जितनी भी हिंदू जातियां हो या अल्पसंख्यक समाज हो, वो जो महागठबंधन में आ रही है उसमें बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। महागठबंधन में गैर यादव जितने भी वोट आ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज, सवर्ण समाज, दलित समाज और अति पिछड़ा समाज, उसके जो बड़े भाई की भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। और यही कारण है कि सीटों को लेकर के भी रार है। सीटों में भी कांग्रेस उन्हीं सीटों पे चाहती है जहां पे एक तो अल्पसंख्यक समाज जहां पे प्रभावशाली है, बहुसंख्यक है, उन सीटों को वो चाहती है, और साथ ही साथ दलित प्रभावशाली सीटों को भी चाहती है। इसमें अगर उनकी बात मान ली जाए तो आरजेडी को कुछ वैसे सीटें भी गंवानी पड़ेंगी जो वो जीत चुके हैं और जो उनके कोटे के हैं। तो इसीलिए सीटों का जो बंटवारा है वो भी, उसमें भी अब कुछ ठीक है, मतलब बात ठीक है। तो आगे नहीं अब बढ़ पाती। नहीं, पर यह बंटवारा तब होगा ना जब दोनों साथ रहेंगे। अगर इस तरीके से एक दूसरे के मुद्दे को खारिज करते रहेंगे प्रियदर्शी रंजन, तो आपको लग रहा है ये दोनों साथ रह पाएंगे? या साथ रहेंगे तो कैसे साथ रहेंगे? चुनाव से ऐन वक्त पहले अगर साथ जुड़ते भी हैं तो लोगों में ये मैसेज नहीं जाएगा कि कांग्रेस और आरजेडी के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। एक कहते हैं हमने जातीय जनगणना कराया, दूसरे कहते हैं तेलंगाना मॉडल पर कराओ। एक कहते हैं कि भाई पलायन रोको, भाई ये सरकार विफल रही है, दूसरा उसको खारिज कर देते हैं, या दूसरा शिक्षा संवाद यात्रा करते हैं। अगर यही सब लोग इकट्ठे एक मंच से करते तो शायद एक आवाज जनता के पास जाती। तो एक मंच पर ये लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की स्वीकारोक्ति कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ समुचित सीट नहीं मिलने की वजह से, या और भी कोई मुद्दे? दोनों जितनी भी बातें आपने कही सभी एक स्तर पर सही है। तेजस्वी का नेतृत्व कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है और आरजेडी कांग्रेस को समुचित सीट नहीं दे रही है। दोनों में टकराव है, इसीलिए राहुल गांधी प्रेशर पॉलिटिक्स टैक्टिकली कर रहे हैं। लेकिन इन सबों के बीच जो बेहद महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अभी तमाम लोगों ने एक बात को स्वीकार किया कि आरजेडी, लालू यादव ने बहुत मजबूती के साथ जातीय जनगणना की बात उठाई है, उठाते रहे थे, अभी तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और बिहार में एक प्रयोग करके देश के सामने मॉडल पेश किया। लेकिन और उसी मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र के स्तर पर कराने जा रही है। लेकिन इन सबों के बीच में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि ये आरजेडी कांग्रेस जब सरकार में थी तब इसको लागू क्यों नहीं करवा पाई। मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आरजेडी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन कुछ एक चीजों को मान लेने के बाद लालू यादव की पूरी बात को मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं माना गया था और जातीय जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। यानी कांग्रेस ने तब लालू यादव की बातों को खारिज कर दिया था और आज जब जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी करा रहे हैं तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ले रही है, आरजेडी भी ले रही है। लेकिन आरजेडी को ये भी साफ करना होगा कि उसने इस बात को कांग्रेस के समक्ष भी उठाया था, कांग्रेस की सरकार के सामने भी रखा था और कांग्रेस ने इस बात को मानने से स्वीकार कर दिया था तब।
कांग्रेस पर आप और भी चार्जेस हैं। देखिए 1931 माना जाता है कि लास्ट जातीय जनगणना है, मैं नहीं मानता। 1941-42 में भी जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन उसके सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया था, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। तब कांग्रेस बहुत प्रभावी हो चुकी थी, बलवती हो चुकी थी देश में, और उन्होंने जब अंग्रेजी सरकार उस समय था तो प्रेशर बनाया कि जातीय जनगणना को जारी नहीं किया जाए, और नहीं हुआ। कांग्रेस की सोच तब थी। 1952 में हुआ जातीय जनगणना आखिरी बार, लेकिन वो सिर्फ SC/ST को लेकर के हुआ। तो ये जो जातीय जनगणना का जो मॉडल बना हुआ है, इस या जो कही जा रही है, इस पर फिर से अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, लेकिन इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि जातीय जनगणना हो तो किस तरीके का जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना का मतलब सिर्फ सिर गिनना नहीं हो, उसमें आर्थिक आधार पर भी बातें हो, और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की बात हो। जो बात अशोक यादव जी उठा रहे थे कि हमें 1932 की जनगणना के अनुसार हम 52% हैं और हमें 27% आरक्षण मिलता है, तो साहब उस 27% में भी कुछ एक जातियां हैं जो 20% का लाभ उठाती हैं, और 7% में तमाम जातियां हैं। तो आपने भी तो उचित हिस्सेदारी का बंटवारा वहां नहीं किया, जिसने भी नहीं किया। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। और तीसरा, जब आप बात करते हैं ना सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, तो लालू से शुरू होते हैं और लालू पर ही खत्म हो जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भी याद कर लिया करिए, उसके पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी याद कर लीजिए। बिहार जो है सोशल जस्टिस के पहला धरती रहा है भारत में। सोशल जस्टिस की पहली बार बात इस देश में किसी ने की थी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। जो मॉडल, जो सोशल जस्टिस नाम लेते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती का दिया हुआ है। तो इसको जातीय रंग मत दीजिए, इसको एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा मत बनाइए, इसको समग्रता में देखिए और इस पर पुनर्विचार करिए कि जातीय जनगणना हो तो किस तरीके से हो। सिर्फ सिर गिनना इसका मकसद नहीं हो, कुछ बात बने, कुछ ऐसी बात बने। आपने तो आरक्षण लिया है, क्या हासिल किया है इतने दिनों में? ठीक है, ठीक है। नहीं, वो हमें लग रहा हम लोग, हाँ, नहीं, जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं हुए, बहुत बड़ा पैरोकार हो जाती है जनगणना का, आरक्षण का भी। हमारे भाई साहब ने कहा कि सिर्फ सिर गिनने की बात है, ऐसी बातें नहीं है। जब कास्ट सेंसस होगा तो उसके एजुकेशनल स्टेटस को देखा जाएगा, उसकी नौकरियां को देखा जाएगा, कितने ठेला चलाने वाले हैं, कितने रिक्शा चलाने वाले हैं, कितने सब्जी बेचने का काम व्यापार में कर रहे हैं, किन किन जातियों के लोग उसमें ज्यादा। बिहार में ऐसा हुआ है, बिहार में ऐसा हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में किस तरीके से लागू हुआ है? नहीं, आपने कास्ट की बात किया और मैं समझ रहा हूँ कि आपका टारगेट कहाँ। 14% यादव की गिनती हुई बिहार में, और कई OBC2 की जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, उससे यादव लोग जो है तो उसकी संख्या के आधार पर वो तीसरे पैदान पर है। हमसे ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड जो है तो पूर्वी जाति के लोग हैं, फिर उसके बाद बनिया जाति के लोग हैं, कुशवाहा और यादव लगभग एक कैटेगरी। तो हमने किसी का हक हिस्सा नहीं माना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो और सभी तरह के स्टेटस की गिनती हो। नहीं, आपने व्यक्तिगत तौर पर अपने ऊपर ले लिया, लेकिन मैं आपको ऐसा उदाहरण में और जोड़ देता हूँ। दलितों में पासवान और रविदास, ये दो जातियां हैं जो आरक्षण से बेहद लाभान्वित हुई हैं और अन्य जातियां नहीं हुई। तो मैं वहां तक ले जा रहा था जहां तक आप नहीं गए, व्यक्तिगत आप अपने ऊपर ना लें। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर जब आप देखेंगे 27% पॉपुलेशन को, या जो SC/ST का 22.5% है, उसमें कितने परसेंट लोग जॉब में गए हैं, कितना उसका सोशल स्टेटस बढ़ा है, कितना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा है। आज भी वो बहुत पीछे है। एक चीज आलोक जी मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैंने ये क्या कहा था, मैं एक बार बोल लिया था जिसको कि मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जातीय जनगणना के विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर जातीय जनगणना के विरोधी नहीं थे, वो जाति प्रथा के विरोधी थे। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर उन्होंने लंबी चौड़ी बात भी की थी। और आपको बेहतर मालूम है कि पूना पैक्ट जो था उसमें अंबेडकर और गांधी के विचार जातीय जनगणना को लेकर के, खासतौर पर जातीय आरक्षण को लेकर के कितने अलग थे कि भाई ये जातीय आरक्षण जो है वो किस तरीके से किया जाए। बहरहाल दोनों महापुरुष किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना हो या जातीय आरक्षण हो तो इससे भारतीय समाज टूटे। लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स जिस ओर जा रहा है,
श्रीवास्तव जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आप देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस ओबीसी से सालों से दूर रही है, वो कांग्रेस ओबीसी को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। अगर कांग्रेस बिहार उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो निश्चित तौर पर कमजोर पार्टी कौन होगी? कमजोर पार्टी राजद और समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि इनके कई सारे वोट बैंक हैं, वो कॉमन है। तो इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछा कि इन मुद्दों पर कांग्रेस का जोर क्या ये जो क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और आरजेडी हैं उनके लिए खतरे की घंटी है? मैं ये पूछ रहा हूं। जी, बहुत आदर के साथ हम कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो बिहार के संदर्भ में और बिहारी होने के नाते हम कहना चाहेंगे कि बिहार में ओबीसी को मजबूती प्रदान करने के लिए कई राजनीतिक दल और कई राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सबसे मूल्यवान प्रयास आदरणीय लालू जी के द्वारा किया गया। और लालू जी के द्वारा जो एम्पावरमेंट दिया गया ओबीसी को, वो बिहार के संदर्भ में ऐतिहासिक है और देश में भी वो याद किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जातीय जनगणना का क्रेडिट की जहां तक बात है, तो कांग्रेस लाख प्रयास कर ले, पब्लिक की नजर में कांग्रेस और आरजेडी को यदि कोई पूछेगा कि दोनों में किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, हम दूसरे दल को अभी छोड़ देते हैं, तो यदि पूछा जाए पब्लिक से, बिहारियों से, कि दोनों में से किसको आप क्रेडिट देते हैं, तो निसंदेह और निश्चित रूप से और अकाट्य रूप से लोग आरजेडी को क्रेडिट देंगे। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि जो ओबीसी आधारित पार्टी जो राजनीति करती है, चाहे जो भी हो, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आदरणीय पंकज जी जरा गौर से देखिए, जरा सा आत्मनिरीक्षण कीजिए और लोगों से करवाइए, राजनीतिक दलों से, कि ओबीसी आधारित जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके ऑपरेटर कौन हैं, उनके मैनेजर कौन हैं, उनका ओबीसी से दूर दूर तक रिश्ता है क्या? ये बहुत बड़ा चलिए ठीक है। अब चूंकि समय की सीमा हम लोग पार कर रहे हैं, पर एक बड़ी बात यह भी है ना कि जिन जातीय आरक्षण की बात आप करेंगे तो आप नीतीश कुमार को कमतर कैसे आंक सकते हैं? सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने जिस स्तर पर जाकर के आरक्षण दिया, भाई पंचायत स्तर पर नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया ना, तो महिलाओं को आरक्षण हो, जाति के स्तर पर आरक्षण हो, तो आप नीतीश कुमार को कमतर क्यों आंकेंगे? ये मेरे समझ से परे है। बहरहाल मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा हूं कि जातीय जनगणना को लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जो कांग्रेस और जो राहुल 2004 से 14 के बीच में पूरी तरह एक्टिव थे, उनको जातीय जनगणना का मतलब तब तक समझ में नहीं आया था क्या? अब विपक्ष में रहने के बाद जातीय जनगणना का मुद्दा अपने पाले में लाना क्यों चाहते हैं? और लाना चाहते हैं तो इससे क्या समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी को खतरा हो सकता है क्या? क्योंकि एक सबसे बड़ी सोच ये है कि अगर ये दोनों पार्टी कमजोर हुई तभी कांग्रेस मजबूत होगी। और कहा यह जा रहा है कि राहुल 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तो 2029 की तैयारी में यह देखा जा सकता है कि दक्षिण में तो कांग्रेस मजबूत हुई है, पर उत्तर में हिंदी बेल्ट में कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाई। तो इस मजबूती के लिए राहुल गांधी का यह प्रयास किस हद तक कारगर होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल बिहार में आगे जो भी होगा हम बताते रहेंगे। रामबंधु वत्स जी, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, आलोक यादव जी और प्रियदर्शी रंजन जी, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।